अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जनरल हेडक्वार्टर्स हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI को 9 मई से मुताल्लिक GHQ हमला केस में गिरफ्तार किया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी PTI के खिलाफ 9 मई से मुताल्लिक 12 मुकदमात की समाअत हुई। जज मलिक एजाज आसिफ ने मुकदमात की समाअत की। बानी PTI को अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। तमाम ही 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। थाना आरे बाजार पुलिस ने अदालत को बानी PTI की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी से मुताल्लिक आगाह किया। थाना आरे बाजार पुलिस ने बानी PTI के GHQ हमला केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने पुलिस को बानी PTI से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। कुछ अरसे से तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप बार बार ये तासुर दे रही है कि तहरीक इंसाफ और उसकी आला क़यादत इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर खुद बानी PTI के रवैये की बात की जाए तो उन्होंने इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाले आर्टिकल में फिर वही बातें, वही इल्ज़ामात दोहरा दिए जो वो अपनी गिरफ्तारी से पहले फौज और इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक कहते थे। इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से उनकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड न देने, इलेक्शन कमीशन को शदीद अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाने और अमेरिका को अपनी हुकूमत गिराने की साजिश रचाने के इल्ज़ामात, और इनसे भी बढ़कर वो फिर से 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग यानी जाली ऑपरेशन करार दे रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाए। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया के बारे में भी लिखा है कि अदालतें हर गुजरते दिन के साथ अपनी साख खो रही हैं। यूँ साबित हो रहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो पाकिस्तान के पहले ऐसे लीडर नहीं जो इस्टेब्लिशमेंट के मामले पर ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हों। इमरान खान ने जब से सियासत शुरू की उस दौर के बाद से भी मियाँ नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लीडर्स ने मुख्तलिफ अदवार में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, मगर उनमें से कोई भी 9 मई की इंतहा तक नहीं गया। दूसरा, पाकिस्तान के ज़मीनी हालात को देखते हुए इन सियासी रहनुमाओं ने अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए लचक का मुजाहिरा भी किया और फिर उसी लचकदार मौक़िफ़ के बायस बड़ी सियासी कामयाबियां भी हासिल की। ऐसे में बानी PTI की सियासत देखते हुए सवाल जन्म लेना फितरी है कि वो इस गैर लचकदार बयानिए से सियासी और इंतखाबी तौर पर क्या अपने और अपनी जमात के लिए कोई सियासी स्पेस हासिल कर पाएंगे। अगर नहीं तो फिर उनके गैर लचकदार सियासत क्या उनके लिए मजीद सियासी नुकसानात का बायस बनेगी। इसी पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और अबसार आलम। आप सब के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। इमरान खान GHQ हमला केस में गिरफ्तार। तोशा खाना अलकादिर ट्रस्ट केस, सियासतदानों के खिलाफ करप्शन मुकदमात बनना ख़त्म होना नई बात नहीं। बानी PTI 9 मई वाक़यात का भार कैसे बर्दाश्त करेंगे। हसन निसार साहब, ये भार यानी बोझ या वज़न कह लिया जाए, ये जो मामला बना है 9 मई का और उसके बाद जो बानी PTI इमरान खान का बयानिया है, अभी हालिया आर्टिकल भी देखा जाए, वो अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े दिखते हैं। उठा लेंगे ये बोझ? बड़ी दिलचस्प बात है कि एक नजीबो तरफ़ैन पंजाबी को आप भार का मतलब बता रही हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच। गुजारिश सिर्फ इतनी है, एक सत्र में जवाब है इसका, कि रब्बुल आलमीन के एक वादे का मफ़हूम ये है कि वो किसी इंसान पे उसकी हिम्मत, औकात और बसात वगैरह से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। फिनिश्ड। आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हसन साहब, लेकिन मेरा इस पर एक सवाल है। आपने जो बात कही कि आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं आता, लेकिन आप खुद ये कहा करते हैं कि खुद भी कुछ करना होता है। आपके अमल, आपका तर्ज बताता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ तक का सफ़र तय कर सकेंगे। फिर सवाल वही कि क्या बानी PTI वो सियासी रास्ता, सियासी स्पेस अपने लिए, जमात के लिए हासिल कर पाएंगे? देखें, सिर्फ सियासी स्पेस और ये वो नहीं होता। दुनिया की तारीख में लातादाद मिसालें हैं कि लोगों ने अनअचीवेबल्स के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी, और ये उनको अक्ल देने की ज़रूरत नहीं थी, उनको भी पता था। हसन निसार साहब से राब्ता मुनक़ता। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ।
5 माह से कैद हैं, मुकदमात हैं, ट्रायल्स हैं, गिरफ्तारियां हैं, सियासी मुश्किलात हैं। यह भी एक मजमून शाया होता है जिसकी वो कहते हैं कि उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू है। दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ामात हैं। मुस्तकबिल में PTI को सियासी रास्ता मिलेगा आराम से? जी बिल्कुल, जब वो साबित करने में कामयाब हो जाएंगे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और अगर वो और उनके वकील ये साबित करने में नाकाम रहे तो फिर उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। आपने अपने इंट्रो में जो कुछ कहा बहुत दुरुस्त, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के वाक़यात इससे पहले किसी सियासी पार्टी ने सरअंजाम दिए हैं? मुझे तो 70 साल में इस पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई मिसाल नज़र नहीं आती कि एक दिन एक मंसूबे के तहत आप फ़ौजी तनसीबात पे हमला आवर हो जाएं और अपनी फुटेज बनाएं, उस फुटेज को जारी भी करें और इसको अपनी कामयाबी समझें और इस उम्मीद का इजहार करें कि रात गए तक मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाएगी कि फ़ौज को कदम उठाना पड़ेगा और चूँकि उनका सरबराह पाकिस्तान में सकत ना है, किसी और को सरबराही की ज़िम्मेदारी लेनी होगी और मुल्क के अंदर वो तशरीफ़ ले आएंगे। अब ये है वो बात जिसको गलत साबित करना इस लीडर का काम है, जिसके लिए कहा गया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में और ज़्यादा बोझ अल्लाह ताला नहीं डालता। इसको साबित करना है। और अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रहती है कि 9 मई के वाक़यात इन्होंने नहीं करवाए, तो ये उसकी इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि मुमकिन है कि वो ताहयात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे एक ऐसे हीरो के तौर पे इमर्ज कर जाए जिसका मुकाबला करना किसी भी बूढ़ी और नौजवान की आदत के लिए मुमकिन ना हो। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक हो गया। बाकी मुकदमात तो होते हैं, क्या उसमें मुकदमात गलत हैं तो ये भी उसको साबित करना है। अगर तोशा खाना का मुकदमा गलत है तो उसको साबित करना ये गलत है। ऐसी कोई चीज़ ना ख़रीदी गई, ना बेची गई, ना ली गई, ये उसको साबित करना है। उसको ये साबित करना है कि अब्दुल कादिर ट्रस्ट नामी को ट्रस्ट है ही नहीं। अगर जो ट्रस्ट है तो उसकी बुनियाद उस बात पे नहीं है कि वो 190 मिलियन पाउंड के पता नहीं कितने पाउंड उस पर नहीं है। वैसे मैं तो आज हैरान रह गया कि जो कुर्की हुई है, एक खातून के पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी गाड़ियाँ मैं तो तस्वर नहीं कर सकता कि इतनी गाड़ियाँ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के पास सरकारी तौर पर भी होती हैं। तो ऐसी बात न की जाए। जिसने जो जुर्म किया है उसको कवानीन के मुताबिक बगैर किसी दबाव के एक बिल्कुल साफ शफाफ प्रोसिक्यूशन के तहत प्रोसीड किया जाना चाहिए। और बिलखसूस 9 मई के वाक़यात को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात को आप इजाज़त देते हैं तो फिर आप ऐसे वाक़यात के लिए हमेशा तैयार रहें। किसी वक्त भी 20-30 हज़ार का मजमा पूरे पाकिस्तान में वो इक़दामात उठा लेगा और फिर जो होगा उसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा। ऐसा मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे हमारे साथ, अगर आप बात मुकम्मल करना चाहें। जी मैं ये कह रहा था कि ऑब्सेशन जो है ना, ये बहुत एक अजीबो गरीब फिनोमेना है। आपका क्या ख्याल है? चे गवेरा को अंदाज़ा नहीं था और वो कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है जितनी तारीख में बताई जाती है हमें। उसकी तफसीलात में जाएं तो यू विल बी शॉक्ड। तो ये ऑब्सेशंस होते हैं अपने अपने। उसके सामने देखो, बात सुनो। मसलन मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। आई स्मोक। मैं जाहिर है शर्मिंदा हूँ इस बात पे, अच्छी बात नहीं है। और मुझे मेरे एक बहुत ही काबिल दोस्त ने, चंद महीने पहले की बात है, जो मेरा ब्रांड है उस पर लिखा होता है मोटा, स्मोकिंग किल्स। अच्छा, अब लॉजिक मैंने दे दी। उसने कहा स्मोकिंग, यार तू, तेरे सामने तो पढ़ा लिखा बंदा है ये वो। तो मैंने उससे कहा कि यार जिंदगी किल्स, लाइफ किल्स। तो इसका मतलब है बच्चे को अबॉर्शन करा दो या उसका पैदा होते ही गला घोंट दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो जिंदगी होगी तो मौत आएगी ना। सो अब वो भी हंस पड़ा, मैं भी हंस पड़ा।
मेरी अपनी लॉजिक मुझे भी हसन साहब, आपकी लॉजिक पे एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले। आपने ची गुवेरा का हवाला तो दे दिया और ऑब्सेशंस की बात भी की। ये जो यहाँ पर बंद है 9 मई के मामले में, आप उनको क्या समझते हैं, वो बोझ कैसे उठाएंगे? मतलब है ची गुवेरा से मिला रहे हैं, किससे मिला रहे हैं? मैं तो यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो 9 मई का बोझ है, भार है, वो बर्दाश्त कैसे कर जाएंगे? नहीं, देखो, जिसने भार उठाया है वो कोई स्कूल गोइंग किड है, प्री नर्सरी में है। मतलब ये जो बात अभी कर रहे थे इफ्तिखार साहब, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। ठीक है, तो जिसको बोझ का पहले ही पता हो तो वो प्रिपेयर्ड होगा। और बकौल आपके सवाल में आपने ये कहा कि अभी जो रिसेंटली कोई आर्टिकल ये वो वगैरह, जी, तो कि जी वो तो डटे, तो इसमें कोई शक रह जाता है आपको? ठीक। सो इफ आई एम ऑब्सेस्ड, आई नो स्मोकिंग किल्स एंड आई एम टू ओल्ड टू टेक दिस काइंड ऑफ अरेस्ट, बट आई एम टेकिंग। ठीक, तो अपना अपना मिजाज होता है, टेम्परामेंट होता है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस गलत भी हो जाती हैं और सियासी जमातें कहीं ना कहीं जल्द बदेर तस्लीम कर लेती हैं कि तब ये हमारी पॉलिटिकल कैलकुलेशन गलत हुई जिसकी वजह से पार्टी ने नुकसान उठाया। 80 की दिहाई से लेकर अब तक कोई भी सियासी जमात अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराई है, कोई बड़ी सियासी इंतखाबी कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। क्या बानी PTI पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ समझने को तैयार नहीं या ज़रूरत से ज़्यादा समझ गए हैं? देखिए, हर सियासतदान हर कदम किसी कैलकुलेशन की बुनियाद पे उठाता है और हर फैसले का कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसा फ़ैसला जिसके इतने ज़्यादा नुकसानात हो जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे बार बार हसन निसार साहब की कही हुई एक बात याद आती है, और हसन निसार साहब उन लोगों में से हैं जो इमरान खान को इतना बेहतर जानते हैं कि बहुत कम लोग जानते होंगे। और उन्होंने इस वाक़े से बहुत पहले, 9 मई से बहुत पहले, इसी शो में कह दिया था कि मुझे लगता है कि इस बंदे में ख़ुदकुशी की एक ख्वाहिश मौजूद है। मुझे बताइए, 9 मई के वाक़यात अगर एक सियासी ख़ुदकुशी नहीं थे तो फिर क्या थे? 10 मई की सुबह को मैंने ख़ुद एक ट्वीट किया कि लगता ये था कि इमरान खान PTI को एक BJP बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये पार्टी अल्ताफ़ हुसैन की MQM बन के रह जाएगी। बड़ी सादा सी बात है। देखिए, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत का मसला नहीं है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की, तनकीद की बहुत गुंजाइश मौजूद है। मैं 30 साल से कर रहा हूँ, इस पैनल में हम हर रोज़ करते हैं। पाकिस्तानी जो सियासी जमातें हैं उनकी बड़ी तादाद इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी सख्त तनकीद करती है, पॉलिसी के मैदान में उसके सामने खड़ी होती है, 70 साल से कर रही है। क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है। पाकिस्तान में ताकत इस तरह से तकसीम है। ये हरगिज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं थी, ये बात उससे बहुत आगे चली गई। ये बात थी इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री पर हमला करने की। ये वो चीज़ है जो कभी नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो हमेशा मुजाहरे हुए, झगड़े हुए, हुकूमतें बर्खास्त हुई, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें भी चली, मार्शल लॉ को फ़ारिग किया गया, डिक्टेटर्स को सियासी जमातों ने तहरीकों के ज़रिए बाहर निकाला, वो एक और बात है। लेकिन अपने ही मुल्क की अपनी मिलिट्री पर हमला कर देना, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में, यानी आप लाखों लोगों को दर्जनों मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भेज देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने उनको कुछ नहीं भी कहा, आपने कहा कि जाओ वहाँ जाके आप मुजाहरे करो। उन जगहों पर जहाँ पे खड़े हुए सिपाही को सिर्फ गोली मारना सिखाया गया है, जहाँ लिखा हुआ है यहाँ दाखिल होने वाले को गोली मारी जाएगी, तो फिर आप चाहते क्या हैं? आप कुछ तो चाहते हैं ना। या तो आप चाहते हैं ऐसा सीन क्रिएट हो, वहाँ लोगों मर्डर हो, या आप चाहते हैं कि फ़ौज पर आप गलबा पा लें। दुरुस्त। कुछ इस तरह की बात है जो की गई। क्या उसके नतायज हमें मालूम है? मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। 75 साल में अमेरिका ने पाकिस्तान को जितनी इमदाद दी, बहुत गुलगुला होता है, 75 साल में अमेरिका ने जितनी पाकिस्तान को इमदाद दी, उससे ज़्यादा पैसा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की फ़ौज पर लगाया।
पाकिस्तान की मिलिट्री एड, सिविलियन एड कंबाइन करके सीटो संटो सब कुछ आज के रेट पे अफगानिस्तान की फौज पे से ज्यादा पैसा लगाया। जिस दिन अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज निकल रही थी, उसके निकलने से पहले अफगानिस्तान की फौज हथियार डाल चुकी थी। जब अवाम और फौज में फासले हों तो फिर ये होता है। और एक इंतहा पसंद मजहबी जमात वहां कब्जा कर चुकी थी। ये इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री के कमज़ोर होने का नतीजा होता है, ये उनके दरमियान फासलों का नतीजा होता है। ज़याम साहब मुख्तसरन कहिएगा, क्या बानी पीटीआई की कैलकुलेटेड मूव थी? अब जहां भी वो खड़े हैं वो कैसे ये बोझ उठाएंगे? मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल कैलकुलेटेड थी। किस हद तक कैलकुलेटेड थी, क्या उनके मकासद थे, कहां तक वो जाना चाहते थे, क्या फौज के अंदर गड़बड़ कराना चाहते थे, क्या पूरे मुल्क को वो खड़ा करके इनकलाब बर्पा करना चाहते थे, क्या वो दबाव डाल के मुज़ाकरात पे लाना चाहते थे। ये वो बातें हैं जो वो खुद बेहतर जानते हैं कि वो इसका नतीजा क्या निकालना चाहते थे। मुझे इजाज़त दीजिए, दूसरी बात बहुत ही अहम है, उतनी अहम है, वो है कि जहां वो लेकर जा रहे हैं, ये तो एक काम हो गया, उसके नुकसानात हो गए। अब मसला ये है कि वो जो उज़्र गुनाह कर रहे हैं वो बदतर अज़ गुनाह है। वो जो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फौज ने खुद अपने ऊपर हमला कर दिया। आप जरा तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा इल्जाम है। जितनी बड़ी वो हरकत थी, ये उतने ही बड़ा इल्जाम है। क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि दुनिया की कोई फौज अपने ऊपर अपने कोर कमांडर के घर पे हमला करेगी, अपनी इंस्टॉलेशंस पे हमला करवाएगी? ठीक, अगर कोई फौज करेगी तो उसके बाद उस फौज का क्या होगा और उसके बाद उस मुल्क का क्या होगा, स्टेट का क्या होगा? यानी एक तो पहले जो उन्होंने काम किया उसमें या तो फर्क वो समझ नहीं सके कि एस्टैब्लिशमेंट का और मिलिट्री का क्या फर्क है, ठीक है, या वो समझते उन्होंने क्या। दूसरी बात, वो ये नहीं समझ रहे कि इस बयानिए का क्या मतलब है, और ये बयानिया भी उतना ही शर्मगेज है जितना कि उनका 9 दुरुस्त हो गया। ज़याम साहब, मैं आपकी इसी बात को आगे लेके चलना चाहूंगी। ये जो अब बयान है जिसे उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह कह रहे हैं, अब सार साहब 9 मई का एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदला है। क्या आप किसी और एडवेंचर की राह पर चल के वो कोई और मिस एडवेंचर करने की ख्वाहिश रखते हैं? टाइम है या ब्रेक लेनी है? पहले नहीं सर, आप कहिए, बाद में मैं बात कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कह देता हूँ फिर। आपने कहा, देखें, हम वो 25 साल बाद या पता नहीं कितने साल बाद सुना है, रूढ़ी की भी सुनी जाती है। रूढ़ी का तर्जुमा मैं नहीं कर सकता, पंजाबी सबको पता ही है क्या मतलब होता है। रूढ़ी की भी सुनी जाती है। हम इतने बदकिस्मत हैं कि 74 साल बाद भी हमारी नहीं सुनी जाएगी। और ये कोई मुल्क है या किसी की तजर्बागाह है कि जो कुछ साइकोपैथ उठ के आता है, जुनूनी किस्म का शख्स आता है, टीवी पे बैठ के वो लोगों को भरना शुरू कर देता है, वो कहना शुरू कर देता है, और हाँ, लोग तैयार होते हैं, हाँ इसको मुल्क दे दो, इसको एडवेंचर कर लेने दो। ओहो, ये एडवेंचर तो मिस एडवेंचर हो गया, अब अगला एडवेंचर करने देते हैं, और बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, इसको एडवेंचर करने दो, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत बहादुर है, एडवेंचर कर रहा है ना। 700 ईस्वी में पूरी दुनिया की आबादी 20 करोड़ थी, पूरी दुनिया की आबादी 700 ईस्वी में। आज सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। मजाक है 25 करोड़ अवाम और उनकी किस्मत और उनकी ज़िंदगियाँ, कि किसी भी सरफिरे को, जुनूनी शख्स को ला के मैं बिठा दूँ, क्योंकि वो T20 अपने करियर में नहीं खेल सका था, इस मुल्क में वो T20 खेलना चाहते हैं सियासत के नाम पे। ये सियासत जो है ना, और जमहूरियत का जो रास्ता है, ये टेस्ट मैच होता है, ये T20 नहीं है कि कैलेंडरों और बच्चों के हाथ में दे दो और उनको टीवी पे बिठा दो कि जाओ बच्चों को, नौजवानों को भर दो नफ़रत से और जहर से और लोगों पे खुला छोड़ दो। ऐसे नहीं चलती सियासत, ना ऐसे जमहूरियत चलती है। जाएं जाके फिर जिस मुल्क में ये चलती है वहाँ जाके चला लें, हमारे मुल्क की जान छोड़ें। अल्लाह ताला उस पर वज़न नहीं डालता जितना जिसकी गुंजाइश हो। इस कौम की भी कोई गुंजाइश है, अल्लाह ये भी देख रहा है कि ये कौम कितना बोझ कितने सालों तक उठा सकती है। इस कौम का भी इतना कसूर नहीं है जितनी इसको सज़ा मिल रही है पिछले 76 साल से। और अल्लाह दिलों का हाल भी जानता है, उन जुनूनियों का, उन घमंडियों का, उन नफ़रत के सौदागरों का, जिन्होंने इस मुल्क की नई नस्ल को तबाह कर दिया है। उनका अपना कुछ नहीं बिगड़ा, उनके सब कुछ, उनके घर, उनकी गाड़ियाँ, उनके सफ़र सब सलामत हैं, नौकरियाँ भी सलामत हैं, सब कुछ, पैसा भी सलामत है। सफ़र की आवाम, जेलों में गए वर्कर्स, केसेस भुगत रहे वर्कर्स और उनके घर वाले, यहाँ क्या, यहाँ तो टिकटों के पीछे, एक दूसरे के पीछे लाठियाँ लेके पैसे लेके फिर रहे हैं, पैसे लेके टिकटें दिलवा रहे हैं एक दूसरे को। ये यहाँ का काम है। और बात है सिर्फ कि आपने रास्ता कौन सा चुना है, उस रास्ते पे चले और हिम्मत से चले, रोए ना अब। वरना बादशाह खान भी था इस मुल्क में,
37 साल जेल में रहा, 37 साल। नेल्सन मंडेला का नाम लेती ना पूरी दुनिया, 27 साल जेल में रहा, उससे भी 10 साल ज़्यादा बाचा खान जेल में रहे। कितने लोगों को उन्होंने अपने वर्कर्स को मरवाया सड़कों पे कि जाओ इसके घर में घुस के आग लगा दो, इसको गालियां निकाल दो। किया उन्होंने? नहीं किया। उनका बेटा वली खान कितने साल जेल में रहे, कितने गद्दारी के केसेस भुगते उन्होंने, कि मुसल्लह बगावत की। असफंदियार वली ने मुझे खुद बताया कि उसके नाखून प्लास से उखाड़ दिए जाते थे जेल में, जब बड़े हो जाते थे फिर उखाड़ दिए जाते थे। उन्होंने मुसल्लह बगावत की। आज भी अमल वली खान साहब तो ये फरमा दीजिएगा, 9 मई कोई छोटी बात नहीं है, क्या इमरान खान ये बोझ उठा लेंगे जो उन्होंने किया है? क्योंकि हालिया आर्टिकल कहता है कि उनका बयानिया वही और वो वहीं खड़े हैं। भाई मुझे इमरान खान का नहीं पता बोझ उठाए ना उठाए, आई डोंट केयर। नहीं उठाता ना उठाए, उठाना उठाए। ये कौम बोझ उठा सकती है उसके एडवेंचर का, उनकी ख्वाहिशात का बोझ ये कौम उठा सकती है? मेरा ये सवाल है। आप इस मुल्क में मुसल्लह बगावत कर रहे हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ खुल के क्यों नहीं करते हम बात? हम इधर उधर से घुमा के क्यों करते हैं? उसके मंसूबे थे, आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी, सिंपल। और बगावत अगर वो हो जाती तो कोई तसव्वुर कर सकता है कि इस मुल्क का क्या हाल होता? मतलब मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हम एस्टैब्लिशमेंट के सियासी और तिजारती रोल के खिलाफ हैं, आज भी खिलाफ है। कहते हैं, खुल के कहते हैं कि उन्हें पीछे हटना चाहिए, उन्हें आइन और कानून के दायरे में आना चाहिए। लेकिन मुसल्लह बगावत, मैंने आपको सिर्फ अभी खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दी है। सिंध में GM सैयद थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, आसिफ अली जरदारी थे, कि कितने जुल्म हुए इन सब पे। किसी ने मुसल्लह बगावत की? ये पंजाब में नवाज शरीफ कितनी बार ये हुआ, और फिर ये बलूचिस्तान में देख लें आप। नहीं, एक मिनट आखिरी बात करूंगा। नवाब नौरोज खान को कुरान पे हल्फ उठा के उतारा गया और फांसी लगा दी। उसके बच्चे आज भी सियासत करते हैं, सियासी रवैये, सियासी अमल के जरिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। नवाब नौरोज खान के औलाद जाम कमाल भी उसमें है, सरदार सनाउल्लाह ज़ैनी बेतहाशा नाम है सर, हमने खुद कहा कि बेतहाशा मुकद्दमात रहे, बनते रहे। अताउल्लाह मेंगल को, जी बिल्कुल खत्म होते मेंगल को उसके बेटे मगर को मार तारीख दिया। में 9 मई नहीं है। देखना यह है कि 9 मई को लेकर PTI या PTI अपने मामलात कैसे हैंडल कर पाती है। क्या कोई पॉलिटिकल रवैये और तर्ज अमल रहेगा, यानी आने वाले दिन तय करेंगे। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इलेक्शन को लेकर जो नक्शे बन रहे हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, वहां कौन क्या हासिल कर रहा है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इत्तलात के मुताबिक नून लीग का सिंध में MQM और GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट का मुआहिदा हो गया है। MQM नून लीग को सिंध में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 11 हलकों में सपोर्ट करेगी। इसी तरह से GDA नून लीग को कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 10 नशस्तों पर सपोर्ट करेगी। कुछ अर्सा पहले तक कराची की मकबूल तरीन जमात MQM की बात की जाए तो उसने 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की जनरल नशस्तों में से सिर्फ 6 नशस्तें हासिल की थी, जबकि GDA कौमी असम्बली की सिर्फ 2 जनरल नशस्तें ही जीत सकी थी। यूं अब 8 फरवरी के इंतखाबात में MQM और GDA किस तरह नून लीग को इंतखाबी फ़ायदा दे पाएंगी, ये देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। अगर हल्का NA 242 कराची की बात की जाए, जहाँ MQM शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने जा रही है, तो 2018 के इंतखाबात में ये हल्का NA 249 था। उन इंतखाबात में PTI के फैसल वाउडा ने इंतहाई मामूली मार्जिन से शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी, जबकि MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार 4थे नंबर पर आए थे। इसी तरह 2021 के ज़िमनी इंतखाबात में इस हल्के में पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने कामयाबी हासिल की और नून लीग के मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर आए। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार 6ठे नंबर पर आए थे। यूं 2018 और 21 में इस हल्के के इंतखाबात में नून लीग की पोजीशन MQM से बेहतर ही थी। बड़ी सियासी जमात के लीडर के तौर पर शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि वो पंजाब से बाहर कराची से नशिस्त जीतकर किसी सूबे के नहीं, एक मुल्कगीर लीडर के तौर पर तस्लीम किए जाएं। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ भी लाहौर के साथ साथ KPK में मानसहरे से इसी मकसद के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हम इसी पर बात करेंगे कि नून लीग आने वाले इंतखाबात के लिए जो तैयारी कर रही है, आखिर उसमें कितनी कामयाबी दिखती है। बलूचिस्तान के बाद सिंध में GDA और MQM से इत्तेहाद, क्या नून लीग सिंध में बड़ी सियासी कामयाबी हासिल कर पाएगी?
ज़ैगम साहब, हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें वाजे होनी शुरू हुई हैं। पहले बलोचिस्तान के मामलात रहे, कुछ मौलाना से भी बातचीत जारी, पंजाब में भी, मगर ये जो सिंध में जीडी और एमक्यूएम के साथ मामला तय हुए और जो सीटें सामने आई हैं, किस तरीके से एमक्यूएम 5 नेशनल असेंबली की सीट और जीडी 8 के लिए सपोर्ट करेगी। अब बड़ी सियासी कामयाबी जब मैं कह रही हूँ तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून को 8 से 10 तक नेशनल असेंबली की सीट्स मिल जाएंगी, सियासी फायदा होगा इस डील का? ये बाद के लिए डील ज्यादा मुनासिब है जब इलेक्शन मुकम्मल होकर नताइज आएंगे की तरफ जाएंगे। आप बड़ी उम्मीद की बात कर रही हैं, यहाँ तो छोटी उम्मीद का सवाल जो है वो पैदा हो गया है। अच्छा। और मेरे ख्याल में आप कहीं मुस्लिम लीग नवाज से भी ज़्यादा पुरुम्मीद दिखती हैं मुस्लिम लीग नवाज के कराची में मुस्तकबिल के बारे में। देखिए, सिर्फ एक सीट का मामला है। अच्छा। उसी सीट पर बात अटकी हुई है। आपने उस सीट का नाम ले दिया 242 की। सर, उस पे तो तय हो वहीं गया पर है। कुछ वोट कंसंट्रेटेड हैं, तय हो गया है, उम्मीद उसमें कायम हो गई है। अब देखना यह है कि क्या एमक्यूएम के वोटर उनके पास आते हैं या नहीं आते हैं। मसला ये है कि वोट मिक्स जो जमातों का है वो आसानी से नहीं होता। एमक्यूएम का और मुस्लिम लीग नवाज का वोट मिक्स नहीं होता। एमक्यूएम अगर वोट दे भी दे, कह भी दे, तो जरूरी नहीं कि उसका वोटर जाके मगर ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, मैंने 18 और 21 का हवाला दिया। नून लीग आगे है एमक्यूएम से इन दोनों इलेक्शन। जी बिल्कुल आगे। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि रीजनल पार्टी का मुस्लिम लीग नवाज जैसी एक कौमी नजरिया पाकिस्तान वाली जमात के साथ वोट मिक्स नहीं होता। मजहबी जमातों के साथ उसका वोट मिक्स होता है। जीडीए से शायद थोड़ा बहुत वोट मिक्स हो जाए। आप मुझे बताइए, अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के साथ कहीं पे इल्हाक कर ले, कहीं पे सीट एडजस्टमेंट कर ले और अपने वोटरों को कहे कि जाके मुस्लिम लीग नवाज को वोट दो, क्या वो वोट देंगे? मेरे ख्याल है उसमें से अक्सर नहीं देंगे। ठीक। तो ये दोनों जमातें ऐसी हैं जिनके साथ मुस्लिम लीग नवाज का वोट मिक्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वोट मिक्स की बात तो बाद में आएगी ना। पहली बात तो ये आएगी कि आपकी अपने वोट कितने हैं। इस हल्के से निकलकर आप जरा देख लीजिए, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके लीडर कहाँ हैं, आपने वहां के लोगों के लिए क्या किया है, आपने कितनी दफा वहां के दौरे किए हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने तो सिंध को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया है। सही, ठीक है, शुरू से किया है, दहाइयों से किया है। वहां पे लीडरशिप पैदा नहीं की। जो लीडरशिप पैदा हुई उनको जलील और रुस्वा करके निकाल दिया, उनको जगह नहीं दी। इस वक्त हालत ये है कि उनका एक ही लीडर है इस वक्त, वो बशीर मेमन है, जो अभी पुलिस से रिटायर हुआ है। सही हो गया। इससे पहले जितने लीडर्स के आपके नाम जहन में आते थे, जो कुछ साल से वहां काम कर रहे थे, वो वहां मौजूद ही नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। और अवाम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस एक सीट से बढ़कर मुस्लिम लीग नवाज एक सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट जमात के अंदर है ना, वोटर के ऊपर है। हसन निसार साहब, तो ये फिर बलूचिस्तान में कुछ कर लें, कुछ सिंध में हो जाए, कुछ केपी में हो जाए, नून लीग पंजाब की पार्टी से एक मुल्क गिर जमात बनने की कोशिश कर रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? अच्छा बादशाह, मुझे इजाज़त दें, मैं पिछले सवाल के हवाले से सिर्फ 2 जुमले। जी जी। कि आजकल मेरी एक ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो पहली बार उस वक्त आई सामने जब पीटीआई की हुकूमत को बमुश्किल 1.5 साल हुआ था। उस पर मैंने कहा था कि ये मतलब बेड़ा गर्क, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। मैंने रीजंस 3 दी थी, तवक्कुआत, बेतहाशा, अदम तैयारी, कमज़ोर टीम। ये आजकल ये मेरा अपना है, उस पे है 90,000 से ज़्यादा। मुझे हैरत हुई कि इतनी पुरानी बात लोगों को वो अब रजिस्टर हुई है, तब पता नहीं कितनों को हुई थी नहीं। दूसरी बात, मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद मैं उस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 अखबार में कॉलम लिख रहा था। मैंने कहा था कि अब पीटीआई टेक ऑफ कर गई है और इमरान इस सूरत हाल से 2-4 है कि मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। दोनों बातें एक तो आजकल चल रही है, दूसरा वो अखबार निकाल के देखें। अब चलते हैं आगे। ये जो आपने कहा ना कि इनके साथ मिलके ये वो वगैरह वगैरह, तो ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, मैं ये बात इंतहाई नापसंदीदगी के साथ कर रहा हूँ। अकेले नवाज शरीफ को दे दो, ये चूं चूं का मुरब्बा बनाया ना, अगर 1% चांस भी हुआ रिकवरी का, वो नहीं होना। अव्वल तो 1% भी नहीं है, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। और पिछले चंद साल से, ये पीटीआई के दौर से मैंने शुरू किया था
ये हथकड़ियां पहन के दरिया के पार तैर के उतरने वाली बात है हुजूर। ठीक हो गया। नून लीग किसी गैबी मदद के तावीज गंडे के बगैर लाहौर में भी कामयाबी हासिल कर ले, अच्छा, तो लाहौरिये हैरान रह जाएंगे। मुझे तो छोड़ें आप, चलें। इनकी हर कामयाबी पे मुझे एक शेर याद आएगा, आप सुन लो। शेर बहुत खूबसूरत है जी। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, ये औकात है। चलें जी, एक ब्रेक लेके से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर क्या बनने को है और नून लीग की जो तैयारी है इलेक्शन की, हासिल क्या होगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। अब सर साहब, बलोचिस्तान के बाद सिंध में जीडी और एमक्यूएम से इत्तेहाद और उनकी भी मैंने फैक्ट सामने रखे दोनों जमातों के कि उनकी अपनी सीट्स कितनी है। पस मंजर देखा जाए कि अब भी नून लीग को मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात ना समझना गलती होगी या समझना ही दुरुस्त बात है? ये किसी इंतखाबात से पहले इंतखाबी इत्तेहाद की बुनियाद पे कैसे किसी को कहा जा सकता है हुक्मरान जमात? ये तो बल्कि सर बहुत से इत्तेहाद हुए ना, बलोचिस्तान में हो गए, सिंध में 2 जमातों से हो गए, पंजाब में हो रहा है, केपी में हो रहा है, तो कैसे आपका पॉलिटिकल एनालिसिस? यही मतलब है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इत्तेहाद कर रहे हैं तो वो जो आपका एक थ्योरी चलती है रोजाना इस प्रोग्राम में कि साड़ी गल हो गई है, अगर साड़ी गल हुई होती सर, ये मैंने नहीं कही थ्योरी, ये राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है रिकॉर्ड पर, उन्होंने कहा साड़ी गल हो गई। चलो राना सनाउल्लाह साहब का है, राना सनाउल्लाह साहब की गल ही हो गई, चलो तो फिर ये इत्तेहाद करने की इतनी क्या जरूरत है? तो मैं ये समझता हूँ ये बेयकीनी है, इलेक्शन से पहले किसी को भी यकीन नहीं होता, और ना ही ये बातें हमें करनी चाहिए कि जी फलाने ने जीत जाना है, फलाने ने धांधली हो जानी है, ये हो जाना है, वो हो जाना। अगर ये सारी चीज़ें इतनी ऑब्वियस और इतनी आसान हो, केक वॉक हो, तो 2013 के इलेक्शन फिर इमरान खान जीत जाते, लेकिन उन्हें मिली 28 सीटें पूरे पाकिस्तान में, तो फैक्ट्स ये थे। तो अब इसी तरह फिर 2018 में वो जीते, और अब देखते कौन जीते। इमरान खान की कुछ तो सपोर्ट थी ना 2018 में, तो धांधली सिर्फ धांधली नहीं जिता सकती, कुछ आपके अपने पल्ले भी होना चाहिए। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है, मैं जिस पे मैं यकीन करता हूँ ज़ाती तौर पे, और मेरा ख्याल है ये कौमी मफाद में भी है, कि सियासी जमातों को वफाकी जमातें होना चाहिए। और ये सियासी जमातें जो है ना, ये हमारे जैसी कौम जो मुख्तलिफ कौमों का मजबूआ एक कौम बनाई गई है, सियासी जमातें इसमें जंजीर की तरह होती हैं, लड़ी परो देती है सियासी जमात सारी फेडरेशन को इकट्ठा करने के लिए। हम फेडरेशन हैं, अमेरिका में 2 पार्टी निज़ाम है ना, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, दो पूरे अमेरिका को उन्होंने इकट्ठा रखा हुआ फेडरेशन है। इसी तरह फेडरेशन हम भी हैं, और हमें भी सियासी जमातें वो होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो लाहौर से कामयाब हों, अख्तर मेंगल लाहौर से इलेक्शन लड़ें, अहमद वली लाहौर से इलेक्शन लड़े, मरीम नवाज कराची से, बल्कि लाड़काना से या सिंध के किसी और शहर से इलेक्शन लड़े और जीते, केपी से लड़े, बलूचिस्तान से लड़े। जब तक ये हमारे यहाँ ये इस लेवल तक नहीं पहुँचेगा सियासी शऊर, तब तक वफाक जो है उसकी मजबूती जो है उस पर हमारा यकीन कायम नहीं हो दुरुस्त हो गया। वैलिड पॉइंट। सियासी मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, आ जाए किसी दिन इफ्तिखार साहब, लेकिन अभी फिलहाल ये जो सियासी इत्तेहाद हो रहे हैं, कितनी सियासी कामयाबी आप समझ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए? बहुत ज़्यादा कामयाबी है, ये कदम उठाना ही कामयाबी है। इस कदम का मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नामी सियासी जमात सियासी अमल में यकीन रखती है, और उसको पता है कि कौमी असम्बली में ज़्यादा नशिस्तें होंगी तो वो उस पोजीशन में होगी कि वो हुक्मरान जमात बन सके। तो ये तो बड़ी पॉलिटिकल मूव है। मतलब ख़ास तौर पर जीडीए में जाना, उनसे बात करना, जो बलूचिस्तान में उन्होंने कोशिश की वो आपके सामने है। किसी सियासी पार्टी का दूसरी सियासी जमातों से इत्तेहाद करना दोनों तरफों से इस बात का सबूत है कि वो जमहूरी अमल में यकीन रखते हैं। वो किसी ऐसे तरीके से नहीं आना चाहते जिस तरीके का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे होता है और हम टेलीविज़नों पे सुनते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में उनको कामयाबी होती है या नहीं होती है तो 8 तारीख को पता लगेगा। और जिस तरह का एनालिसिस आपने किया है एमकेएम की सीटों के बारे में, कभी दूसरे नंबर पर या तीसरे, कभी छठे नंबर पे, उनके 4-5 वोट तो होंगे ना। और जो इलेक्शन हारा है शहबाज शरीफ पिछली दफ़ा, वो भी कुछ 100-500 वोटों की हार जीत है। तो मैं तो इस अमल को बड़ा अच्छा समझता हूँ। इसी से सियासी पार्टियाँ वफाक की पार्टियाँ बनती हैं। बलूचिस्तान में उनका इत्तेहाद है, सिंध में इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब बेस वो पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यही तो एक नेशनल पॉलिटिकल फोर्स का काम है। आप जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो एक पैगाम लेके जाते हैं मोहब्बत का, भाईचारे का,
उनसियत का, उनसे बात करने का, उनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, यही ज़िंदगी है। और मैं समझता हूँ इस पर तंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी लोगों ने वोट देने हैं, वोट 8 फरवरी को पड़ेंगे, रात गए तक 12-1 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। कितनी सीटें मिलती हैं, नहीं मिलेंगी तो अपोजिशन में बैठेंगे, मिल जाएंगी तो हुकूमत की फॉर्मेशन हो जाएगी। और मखलूत हुकूमत की फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है। और पंजाब के अंदर भी उनकी सीट एडजस्टमेंट हो रही है PMLN की। वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अपना पॉलिटिकल जो बेस है वो बढ़ा रहे हैं। अपनी जो सिर्फ ज़ाती जंग नहीं लड़ना चाह रहे, वो नहीं कह रहे जी हमें ही सारी सीटें मिल जाएं, वो लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना तैयार है। इट्स ए वेरी पॉजिटिव मूव बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी सियासी जमात के साथ जाके इत्तेहाद करने की कोशिश करती है जमहूरियत के लिए, इलेक्शन के लिए, वोट के लिए। ठीक है जी, जमहूरियत के लिए होते ये सियासी तार साहब कह रहे हैं कि खुश आइन है। देखना यह है कि वोटर किसे पसंद करता है अपने वोट के लिए, और उसके लिए 8 फरवरी का दिन तय है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।